आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग रोज डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, गुप्त शासक रामगुप्त की ऐतिहासिकता के संबंध में प्रमाण के स्रोत हैं। तो देखिएगा, गुप्त वंश जिसकी स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा मानी जाती है, उसमें आगे चल करके घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त जैसे महान सम्राट हुए हैं। तो इसी वंश में एक शासक हुआ था रामगुप्त। अगर मैं रामगुप्त के थोड़ा सा शासन के बारे में अगर हम बात करें, मतलब इसके विषय में जो भी जानकारी मिलती है, तो देखो, चंद्रगुप्त प्रथम जो 319 ईस्वी में गुप्त सम्राट बना, उसके बाद उसका जो पुत्र हुआ समुद्रगुप्त, वह जो है गुप्त सम्राट बनता है। और समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य काफी बुलंदियों पर था, काफी मतलब ताकतवर हो चुका था और पूरी भारत पर समुद्रगुप्त ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। समुद्रगुप्त के मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र है रामगुप्त, ये सत्ता में आता है। हालांकि रामगुप्त के विषय में हमको जो है जानकारी पहले नहीं थी, कुछ ही वर्ष हुए हैं रामगुप्त के बारे में पता चला है। इससे पहले तक क्या माना जाता था कि समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय वही शासक बना। लेकिन हाल फिलहाल में जो भी मतलब शोध वगैरह हुआ है, तो उससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बीच एक रामगुप्त नामक शासक हुआ था। रामगुप्त को जो है समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र बताया गया है, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का बड़ा भाई। तो ध्यान रखना है आपको, प्रश्न पूछा जाता है कि रामगुप्त के ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में कहां से हमको जानकारी मिलती है, मतलब रामगुप्त की ऐतिहासिकता के संबंध में प्रमाण के स्रोत क्या क्या हैं, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाख दत्त ने लिखा था और इसमें जो है रामगुप्त का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में बाण भट्ट ने लिखा था, इसमें भी हमको रामगुप्त के ऐतिहासिकता का प्रमाण मिलता है। उस बाद काव्य मीमांसा जिसको कि राजशेखर ने लिखा है, इसमें भी हमको जो है रामगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद है श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश जो कि भोज ने लिखा हुआ है, इससे भी हमको जो है रामगुप्त के बारे में पता चलता है। इसके अलावा एक शंकरार्य करके एक लेखक हुए हैं जिन्होंने हर्षचरित की टीका लिखी, उसमें भी हमको रामगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। अबुल हसन अली, उसने भी जो है रामगुप्त के विषय में लिखा है। मतलब कि काफी सारे पुस्तकों में, लगभग 6-7 पुस्तकों में रामगुप्त के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त के बाद कोई रामगुप्त नामक शासक हुआ था। इसके कुछ सिक्के भी कुछ स्थानों से प्राप्त हुए हैं और कुछ लेख भी इसके मिले हैं, तो वो भी आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। इसके जो लेख जो मिले हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहां पर उपरोक्त सभी जो है रामगुप्त की ऐतिहासिकता के प्रमाण के स्रोत प्रस्तुत करते हैं। तो द उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इब्न बतूता भारत में रहा। इब्न बतूता, भाई इब्न बतूता कौन था, तो सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है। तो इब्न बतूता जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को करके एक देश है, वहां से आया हुआ था इब्न बतूता। ये 14वीं शताब्दी में आया हुआ था, 1333 में ये भारत में आता है और ये रहा था 1342 तक। तो आंसर हो जाएगा आपका 1333 से 1342। ये जिस समय भारत आया था उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था और तुगलक वंश के शासक शासन कर रहे थे। और उस समय सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसका शासन चल रहा था। तो जो इब्न बतूता है, इससे मोहम्मद बिन तुगलक काफी प्रभावित हो जाता है और इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। कालांतर में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। तो सभी चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। अमीर खुसरो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, काफी फेमस थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो क्या थे, तो यहां पर रचनाएं दिया है, तो इससे पता चलता है कि वो भाई लेखक थे। भाई वो बहुत कुछ थे।
अमीर खुसरो एक इतिहासकार भी थे, लेखक भी थे। उन्होंने जो है गद्य पद्य दोनों शैलियों में उन्होंने लिखा है। गद्य का मतलब जिसको नॉर्मली हम लोग कहानी उपन्यास के रूप में पढ़ते हैं ना, वो गद्य कहलाता है। पद्य जिसको हम कविता के रूप में, काव्य के रूप में पढ़ते हैं। तो दोनों शैलियों में ही इन्होंने लिखा था। इसके अलावा ये गायक भी थे, संगीतकार भी थे। गायक मतलब जो गाना गाता है, संगीतकार जो संगीत बजाता है। तो काफी कुछ ये थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके समय के थे? तो भाई अमीर खुसरो एक ऐसे विद्वान थे या फिर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 3 राजवंशों का काल देखा है। 3 राजवंशों का काल देखा है और लगभग 7-8 सुल्तानों का काल देखा है। ये जो है गुलाम वंश का शासन इन्होंने देखा। उसके बाद पूरा का पूरा खिलजी वंश का शासन इन्होंने देखा और उसके बाद तुगलक वंश के शासन के प्रारंभिक वर्षों में भी ये रहे हैं। तो 3 राजवंशों का काल अमीर खुसरो ने देखा था और काफी कुछ लिखा अमीर खुसरो ने। गुलाम वंश के विषय में भी इन्होंने लिखा, खिलजियों के बारे में तो काफी कुछ लिखा। उसके बाद तुगलक वंश का जब शासन शुरू होता है ना, तो उनके संदर्भ में भी काफी कुछ अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है। तो यहां पर पूछ रहा है कि अमीर खुसरो की रचनाएं कौन सी है। तो आप लोग देखिए, मैं आपको कूट दिखा देता हूं, उसके आधार पर आप लोग जो है आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो यहां पर अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं, पहली रचना किरान उस सादेन, ये अमीर खुसरो की है। मिफ्ता उल फुतूह, ये भी अमीर खुसरो की है। खजाइन उल फुतूह, नूह सिपेहर, तुगलकनामा, ये सभी जो हैं अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इनके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इन पुस्तकों का क्या विषय है, अमीर खुसरो के बारे में एक वीडियो मैं लेकर के आऊंगा जिसमें इन रचनाओं में, इन पुस्तकों में क्या विषय है, किनके बारे में लिखा गया है। क्योंकि अक्सर ये भी पूछा जाता है कि किरान उस सादेन में किसके बारे में लिखा गया है, नूह सिपेहर में किसके बारे में लिखा गया है। और अमीर खुसरो जो इतिहास इन्होंने लिखा है, जो भी चीजें इन्होंने लिखी, उसमें इनका जो लेखन का जो तरीका था वो क्या था, कैसा था। क्या ये आलोचनात्मक तरीके से लिखते थे या फिर बहुत ज़्यादा मतलब जैसे अबुल फजल ने अकबर के बारे में लिखा है ना, अकबर की काफ़ी तारीफें की है, वैसे लिखते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए फिलहाल ये ध्यान रखेंगे इनकी रचनाओं को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शाहनामा किसकी रचना है? शाहनामा बड़ी फेमस पुस्तक है शाहनामा। शाहनामा जो है ना, ये फिरदौजी ने लिखा है, फिरदौजी। और जो शाहनामा है ये ईरान का इतिहास बताता है। ईरान का इतिहास इसमें लिखा गया है फिरदौजी के द्वारा। ईरान जिसको हम फारस भी कहते हैं, और अभी अफगानिस्तान के उस पार है ना ईरान, भारत फिर पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान फिर ईरान। तो ईरान के विषय में इसमें जानकारी मिलती है। आप लोगों ने सोहराब, रुस्तम, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो पात्र हैं, सोहराब, रुस्तम, ये जो ईरानी पात्र हैं या फिर कहें ईरानी राजा हुए हैं, तो इनके बारे में हमको फिरदौसी से ही पता चलता है। फिरदौसी की अगर हम बात करें तो ये जो है ना काफी फेमस रहे हैं और इनको देख करके काफी सारे जो दूसरे जो राइटर थे उन्होंने भी काफी कुछ लिखा है फिरदौसी को देख करके। तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, बुद्धकालीन 6 प्रसिद्ध नगर कौन से हैं? बुद्धकालीन 6 प्रसिद्ध नगर। हम पढ़ते हैं बुद्ध काल के विषय में, बुद्धकालीन महाजनपद, बुद्धकालीन संस्कृति, बुद्धकालीन सामाजिक व्यवस्था। तो बुद्धकालीन प्रसिद्ध नगरों के बारे में भी पूछा जाता है। गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, तो इनके समय के प्रसिद्ध नगर कौन कौन से थे? तो भाई एक तो चंपा था, चंपा जो कि अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। ये जो है बुद्ध काल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। इसका प्राचीन नाम मालिनी मिलता है। राजगृह की अगर हम बात करें तो ये मगध की राजधानी थी। ये तो भाई काफ़ी फेमस था क्योंकि आगे चल करके जो मगध है और मगध की जो राजधानी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ताकतवर हो जाती है, एक तरह से सत्ता का केंद्र बन जाता है राजगृह। आगे चल करके राजगृह का स्थान फिर पाटलिपुत्र ले लेता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उस बाद श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती जो कि कोसल की राजधानी थी। उस बाद साकेत की बात करें, ये भी कोसल में था। कौशाम्बी, इधर वाराणसी, ये सब जो है बुद्ध काल में प्रसिद्ध नगर
नगर थे, बड़े बड़े नगर थे। 16 महाजनपद हम पढ़ते हैं ना, तो उस समय नगरीय व्यवस्था की शुरुआत हो रही थी। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, बट सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त हो जाती है ना, तो फिर से ग्रामीण सभ्यता या फिर जो वन सभ्यता है ना, लोग जो है जंगलों में रहते थे, फिर ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत हुई, उसके बाद फिर से नगरीय सभ्यता की शुरुआत होती है। तो ये वही दौर था जब इन बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई और बड़े बड़े नगर के रूप में ये लोग अस्तित्व में आए। और आज भी अगर हम बात करें तो ये नगर आज भी आपको देखने को मिलेंगे। भाई वाराणसी देखिएगा, पुराना नगर आज भी कायम है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ध्यान रखेंगे ये 6 नगर जो हैं बुद्ध के समय के प्रसिद्ध नगर थे। अगला क्वेश्चन दिया है सैयद वंश के इतिहास के विषय में जानकारी का स्रोत है। सैयद वंश, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश सबसे आखिरी में। तो सैयद वंश की अगर हम बात करें तो तुगलक वंश के बाद 1414 में शुरू हुआ था सैयद वंश और ये खत्म होता है 1451 में। मतलब मात्र मोटा माटी अगर हम लोग देखें तो 35 साल इसका, 35 नहीं लगभग 37 साल कुछ इसने जो है शासन किया था सैयद शासकों ने। तो इसके विषय में हमको जानकारी कहां से मिलती है, जानकारी का स्रोत क्या है, इतिहास के विषय में जानकारी का स्रोत क्या है। प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया है। प्रश्न होना यह था कि सैयद वंश के इतिहास के विषय में जानकारी के स्रोत के लेखक कौन है, ऐसा कुछ होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर पुस्तक का नाम नहीं दिया है, लेखक का नाम दिया हुआ है। मिनहाज काफ़ी फेमस राइटर थे, सिराज भी काफ़ी फेमस थे, सरहिंदी, निज़ामी, ये सब काफ़ी फेमस राइटर्स थे। तो इनमें से सरहिंदी याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इनका पूरा नाम है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। सरहिंद करके एक जगह है पंजाब, वहाँ के जो रहवासी होते थे वो अपने नाम के बाद सरहिंद लगाया करते थे, सरहिंद, सरहिंदी। तो इनका पूरा नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी, जो कि सैयद वंश के सुल्तान मुबारक शाह के दरबार में रहा करते थे। तो उन्हीं के मतलब छत्र छाया में रह करके इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखा था, तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही। तो इसी तारीख ए मुबारक शाही से हमको जो है सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है, काफी कुछ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है मद्रास प्रेसिडेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी का मतलब एक प्रकार का प्रांत होता है, प्रांत, राज्य, इसको हम लोग बोल सकते हैं। जब ब्रिटिश भारत में आए ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, तो शुरू में उन्होंने बंगाल को जीत लिया, बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया, और उसी समय इन्होंने जो है बंबई को भी अपने कब्जे में कर लिया था। बंबई जो आज का जो बंबई है ना उसको, और उसके आसपास के कुछ छोटे मोटे क्षेत्रों को। इसके अलावा मद्रास या फिर हम बोलें जो अपना ये है ना चेन्नई, उसके आसपास के एरियाज को भी इसने जो है जीत लिया, अपने अधिकार में कर लिया। तो इन्होंने जो है बंगाल को तो एक प्रेसिडेंसी बना लिया, अपना प्रांत बना लिया, गढ़ बना लिया, बंबई को भी बना लेते हैं। आगे चल करके इन्होंने क्या किया, मद्रास प्रेसिडेंसी, मतलब मद्रास को भी एक प्रेसिडेंसी का रूप दे दिया। तो ये कब दिया गया था, तो 1801 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखेंगे। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली वही जिसने सहायक संधि की शुरुआत की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किसने भाग नहीं लिया था। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और देखा जाए तो काफी पुराना क्वेश्चन है, काफी सारे बच्चों को पता भी होगा। तो इसका आंसर है किसने भाग नहीं लिया था, तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में इनका बहुत बड़ा रोल था, लेकिन कुछ कारणों से ये पहुंच नहीं पाए थे। मतलब कि ये कांग्रेस से जुड़े हुए नेता थे, स्थापना से जुड़े हुए नेता थे, बट ये ऐसे कुछ कारणों में फंस गए कि आ नहीं पाए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है ये हुआ था 1885 में, 31 दिसंबर 1885 में पुणे में हुआ था। क्योंकि बंबई में होना था, बंबई में बट प्लेग फैल गया था। नहीं पुणे, सॉरी बंबई में हुआ था, मैं पुणे बोल रहा हूँ, क्योंकि पुणे में होना था बट वहां पर प्लेग फैला हुआ था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वन सत्याग्रह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था। वन सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो ये मध्य भारत में हुआ था। संपूर्ण भारत मत लगा देना, मध्य भारत में हुआ था वन सत्याग्रह। इसमें क्या हुआ था, जो वन क्षेत्र के जो लोग हैं ना, उन्होंने वन कानूनों का उल्लंघन करना शुरू किया था। नमक कानून तोड़ने से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, बट
था, हर जगह नमक उपलब्ध नहीं था। तो लोगों ने क्या किया, अपने आसपास जो भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए ऐसे कानून थे जो कि गलत थे, तो उनका उल्लंघन करना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन दिया है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया, अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो भाई यहां पर सबसे पहला आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए कि 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में, और यहां पर पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा गया है कि जन गण मन जो कि भारत का राष्ट्रगान है, ये पहली बार कहां गाया गया, किस अधिवेशन में गाया गया। तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया 1911 में। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अधिवेशन की अध्यक्षता तो यहां की थी शिवनारायण धर ने, शिवनारायण धर, इसने जो है अध्यक्षता की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, श्यामलाल गुप्त, पंडित श्यामलाल गुप्त इनका मेरे ख्याल से पूरा नाम है। तो श्यामलाल गुप्त जी द्वारा रचित विजयी विश्व तिरंगा प्यारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा दूरदर्शन में पहले जो है इसको काफी ज्यादा टेलीकास्ट किया जाता था। इस गीत को, काफी प्यारा गीत है, आप लोगों ने भी सुना होगा, आप लोग यूट्यूब में सुन सकते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो इस गीत की रचना जो है श्यामलाल गुप्त जी ने की थी। तो ध्यान रखना, ये चीजें भी पूछी जाती है क्योंकि ये जो है ना राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम पर लिखा गया गीत था, और जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलनकारी थे उनके द्वारा गाया जाने वाला गीत था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त जी ने इसको लिखा था। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया, ये आपको बताना है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो 1925 में जो कलकत्ता 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था ना, उसमें इस गीत को गाया गया था। 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू 1924 में जो अधिवेशन हुआ था ना बेलगाम में, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और उसके ठीक एक साल बाद 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, अध्यक्षता किसने की थी, सरोजनी नायडू ने। तो यहीं पर जो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को गाया गया था, श्यामलाल गुप्त जी ने इसको लिखा था। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि एक बड़ा अच्छा सा गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इस गीत के लेखक कौन थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ऐसा कुछ गाना है, काफी फेमस है ये भी। और ये भी जो है राष्ट्रीय आंदोलन के समय लिखा गया था, और इसको लिखने वाला व्यक्ति भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बाल किस वर्ष में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन हेतु चुने गए थे। ये क्या क्वेश्चन है भाई, बाल बाल बाल। अच्छा, यहां पर ना बाल गंगाधर तिलक आना था, माफी चाहूंगा, खाली बाल लिखा गया है। बाल गंगाधर तिलक किस वर्ष के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन हेतु चुने गए थे। देखो, बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने कभी भी कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, लेकिन उनको जो है एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने का अवसर मिला था। वो चुने गए थे, नॉमिनेट हो गए थे कि उनको जो है अधिवेशन की अध्यक्षता करनी है, लेकिन किसी कारण से वो नहीं कर पाते। होता क्या है कि उनको जो है किसी काम से विलायत जाना होता है, लंदन जाना होता है, कुछ कोर्ट केस के सिलसिले में, तो उस कारण से उनको जो है विलायत जाना पड़ता है, और वो जो है अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर पाते हैं। तो ये अधिवेशन था 1918 का, तो आंसर हो जाएगा आपका 1918। और ये अधिवेशन किस स्थान पर होना था, तो दिल्ली में होना था। तो कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन 1918, इसके लिए जो है नॉमिनेटेड कौन थे, बाल गंगाधर तिलक जी, लेकिन वो जो है विलायत चले जाते हैं, और इनके स्थान पर मदन मोहन मालवीय जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर पूछिएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, आपके जो भी सुझाव है उनको जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।